हेलो बच्चे लोग, राधे राधे। तो आज शुरू करते हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, उसका नाम है पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। ठीक है, यही नाम है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पुष्प क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना होगा पुष्प की संरचना। ठीक है, पुष्प की संरचना का मतलब कि ये पुष्प में क्या क्या पाया जाता है। तो ध्यान दें, आप लोग ने पुष्प देखा होगा, फूल देखा होगा, तो फूल में क्या क्या पाया जाता है। तो ऐसा ही फूल होता है ऐसा अलग अलग प्रकार का फूल होता है, लेकिन ये भी एक फूल ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बस नोटिस करेंगे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो पहला यही है पुष्प की संरचना। तो देखो पुष्प की संरचना में, ठीक है, थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, पुष्प की संरचना। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो ये पुष्प की संरचना में पुष्प के भाग आ जाते हैं। तो पुष्प के भाग कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, पुष्प के भाग कितने होते हैं? 4। पहला देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है। पहला पुष्प के भाग में, पहला पुष्प की संरचना में पुष्प के भाग क्या होगा? पहला ये ग्रीन होता है, इसको बोलते हैं बाह्यदल पुंज। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है, इसको बोलते हैं बाह्यदल पुंज। ठीक है, ये जब फूल पुष्प कली अवस्था में रहता है तो ये चारों तरफ से उसको ढक के रखता है। ठीक है, तो उस दौरान ये पुष्प को सुरक्षा देता है, और ये ग्रीन कलर का होता है तब फोटोसिंथेसिस करके उसको ऊर्जा भी प्रोवाइड करता है। जब ये कली रहता है तो ये क्या करता है, उसको चारों तरफ से ढक के रखता है। कौन ढक के रखता है? बाह्यदल पुंज। ये पहला भाग हो गया। टमाटर में देखे होंगे, बैगन में देखे होंगे, फल के साथ चिपका होता है। ठीक है, बाह्यदल पुंज। दूसर का हो गया ये। ठीक है, ये दूसर का हो गया। ये वो बोलते हैं दल पुंज। दल पुंज यह रंगीन होता है। ठीक है, सभी फूल में आज तक आपने जो जो फूल का रंग देखा होगा, ये क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। एक बार मैं फूल का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ गया? चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ। कौन सा? चलिए, यहाँ पर फ्लावर नहीं दिया है, ये अलग प्रकार का है तो पूरा वो बता रहा है। फ्लावर डाउनलोड अब करना पड़ेगा, है तो कोई बात नहीं। चलिए अभी इसमें से फ़ोटो लेकर हम दिखाएंगे। यही फ्लावर होता है टमाटर का। ठीक है, दल पुंज। फिर तीसरा भाग होता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आता है पुंकेसर। ठीक है, तीसरा भाग उसी को पुंकेसर कहेंगे। ठीक है, सब दिखाएंगे पुंकेसर। ठीक है, और चौथा भाग होता है, ठीक है, ये चौथा इधर रहेगा ना, स्त्री केसर। स्त्री केसर। ये पुष्प के 4 भाग होते हैं। ठीक है, किसी भी पुष्प में अगर ये 4 भाग दिखते हैं आपको, तो कहते हैं कि वह कंप्लीट फ्लावर है, पूर्ण पुष्प है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एक होता है पुंकेसर। ये पुष्प में नर जननांग का काम करता है। ये नर जननांग होता है, मतलब कि जनन करने वाला अंग होता है पुष्प में, नर जननांग। और ये क्या होता है? बोलो, मादा जननांग। जननांग। मादा जननांग। ठीक है, और ये जो दोनों होते हैं, ये पुष्प का सहायक अंग होते हैं। सहायक अंग। और ये दोनों होते हैं, ये जनन अंग होते हैं। तो इसमें से पुंकेसर नर जननांग और स्त्री केसर मादा जननांग, ये पुष्प की संरचना होती है। यह चारों पुष्प मिलकर, चारों भाग मिलकर पुष्प में कंप्लीट फ्लावर बनाते हैं।
और इसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, ये फ्लावर को क्या कहेंगे? द्विलिंगी, क्योंकि इसमें नर वाला है पुल्लिंग, मादा वाला है स्त्रीलिंग, और ये दोनों लिंग है एक ही में, तो इस प्रकार के फूल को क्या कहेंगे? हाँ, द्विलिंगी फूल और कंप्लीट फ्लावर। ठीक, अब इसके काम जान जाते हैं। तो यह हमेशा रंगीन होता है, दलपुंज जो होता है वो हमेशा रंगीन होता है। इसके एक खंड को पंखुड़ियाँ कहते हैं, और यह पंखुड़ियाँ रंग बिरंगी होती हैं ताकि भौरे कीट पतंग देखकर आकर्षित हो आएँ। ठीक है, किसको देखकर? रंग बिरंगा वाला। क्यों आए? क्योंकि जब कीट पतंग आएंगे ठीक देखकर, तो इसमें छोटे छोटे पुंकेसर में होते हैं परागकण। ठीक है, परागकण पुंकेसर के अंदर होता है, बताएंगे परागकण, और परागकण को ट्रांसफर करने के लिए आते हैं। ठीक है, स्त्री केसर ये मादा जननांग होता है। ठीक है, इसी के अंदर स्त्री केसर के अंदर ही फल का निर्माण होता है, और उसी फल के अंदर बीज होता है, और वो बीज के अंदर भ्रूण होता है, और वही भ्रूण आगे चल के क्या करता है? आगे चल के वही भ्रूण नए पौधे का निर्माण करता है। दिखा रहे हैं ठीक कैसे? हाँ, पूरे प्रक्रिया हम समझा रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये किधर गया भाई? यहाँ, हाँ इधर है। हाँ, अब इसको मैं अगले पन्ने पर दिखाऊंगा। इसको पहले मैं हटा लेता हूँ। अगले पन्ने का मतलब नेक्स्ट वाला। हाँ, देखिए पहले फूल हो गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है ये नर जननांग, ये वाला हिस्सा होता है मादा जननांग। तो नर जननांग का क्या नाम था? पुंकेसर। ठीक है, नर जननांग का क्या नाम था? पुंकेसर। तो ये वाला क्या है? पुंकेसर है, और ये क्या वाला है? क्या है? स्त्री केसर। तो इस पुंकेसर को ध्यान से देखें तो इसमें छोटे छोटे परागकण होते हैं। तो जिसके अंदर परागकण होते हैं, इस पूरे थैले को क्या कहते हैं? परागकोश। परागकोश, परागकोश का मतलब पराग को रखने वाला एक छोटा सा थैला। ठीक है, परागकोश इसके अंदर होता है। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं डंठल तंतु। डंठल तंतु इसको बोलेंगे परागकोश। इन दोनों संरचना को बोलते हैं, ये पूरा एक संरचना को मिला के बोलते हैं, इसको बोलेंगे पुमंग। पुमंग। अभी आप लोग बोलेंगे कि ये मैं पुंकेसर बोल रहा था, तो एक रहेगा तब पुमंग बोलेंगे, और यह पुमंग बहुत सारा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? पुंकेसर। इतना ही अंतर होता है। जैसे इसका हम संरचना बना दें तो यह एक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पुमंग। ठीक है, पुमंग एक संरचना है, पुमंग। और यही बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जैसे ये बहुत ज़्यादा हुआ है, तो अब इसी को हम क्या बोलेंगे? पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर। तो हम एक को बस देखते हैं, एक को। तो पुमंग में ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? परागकोश। परागकोश। नीचे वाला बोलो? हाँ, डंठल तंतु। ठीक है, लिख लेना कहीं। ये हो गया। अब इसी के अंदर होता है परागकण। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया को पढ़ना है। परागकण, परागकण के अंदर दो कोशिका होती है, एक को बोलते हैं नर युग्मक, इसको बोलते हैं नर युग्मक, और एक को बोलते हैं जनन कोशिका। इसमें दो प्रकार की कोशिका होती हैं, नर युग्मक और दूसर का कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। और नर युग्मक को ही बोलते हैं जनन कोशिका। ठीक है, जनन कोशिका। ठीक है, इसको, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं दिख रही हैं। एक जो होता है, हाँ, एक जो होगा यह नर युग्मक जनन कोशिका, और एक जो होगा कायिक कोशिका।
ठीक है। तो जो कायिक कोशिका होती है यह वृद्धि करके आगे लेके चलती है। जैसे कि मान जाइए कि कोई परागकण यहाँ पर आ गया तो परागकण धीरे धीरे वृद्धि करके यहाँ नीचे तक पहुँचता है, ठीक है। नीचे अंडाशय रहता है, अंडाशय को पूरा बाकायदे ढंग से दिखाएंगे, ठीक। तो ये वृद्धि करके आगे जाएगा। तो कौन सा वृद्धि करता है? कायिक कोशिका दूसरा नंबर पर होती है, वही वृद्धि करके धीरे 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 आगे लेके जाती है। कहाँ लेके जाएगी? नीचे अंडाशय तक, ठीक है। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है यह मादा जननांग है, मतलब स्त्री केसर है, स्त्री केसर, ठीक है। नहीं समझ में आया? ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? स्त्री केसर। और ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? पुंकेसर। बहुत सारे रहेंगे तो पुंकेसर, एक रहेगा तो पुमंग। तो यह पुमंग और स्त्री केसर, ये वाला हिस्सा है बाह्यदलपुंज और ये वाला होता है दलपुंज। उसके बाद पुंकेसर और स्त्री केसर। तो पुंकेसर को यहाँ तक दिखाया है। अब यहाँ पर जो इस पर चिपकता है तो यहीं तक नहीं, अंकुरित करके नीचे जाता है। तो अंकुरित करने के लिए रास्ता कौन बनाता है? कायिक कोशिका। तो जो ये आगे आगे जा रही है ना, ये कायिक कोशिका है। अब बीच में देखिए दुगो हो गया, तो ये जनन कोशिका ये रास्ते में विभाजन करके कितनी हो जाती है? 2, ठीक है। क्यों होगी कुछ देर में हम आगे बताएंगे। ये 2 हो गई। तो ये नरयुग्मक कितने हो गए? हाँ, नरयुग्मक कितने हो गए? हाँ, नरयुग्मक 2 हो गए। अब यहाँ पर जाती है, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं दिया है, बस दिखाया है कि यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर क्या बना? भ्रूण बना, ठीक है। यह भ्रूण किस में बना? बीज में कन्वर्ट हुआ और यह बीज अंकुरण किया, और अंकुरण के बाद एक नया पौधा बन गया, नया पौधा बन गया। तो यहीं से देखिए एक फूल से एक पौधा बन जाता है, ठीक है। और इसी फूल से पौधा बनने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। और यह जनन किस में होता है? पुष्पीय पादप में। इतना बात समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, देखते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4। पहला बाह्यदलपुंज, दलपुंज, स्त्री केसर और पुंकेसर, ठीक है। मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर 4 भाग होते हैं। यह दोनों सहायता प्रदान करते हैं और यह दोनों जनन अंग होते हैं। चारों अगर भाग किसी पुष्प में होंगे तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहेंगे, और एक होगा उसे तो क्या कहेंगे? एकलिंगी पुष्प। जब एकलिंगी की बात आएगी तो उसमें भी 2 नाम आ जाते हैं। एक आता है नर वाला पुष्प और दूसरा का आता है मादा वाला पुष्प। अब देखो समझने का तरीका थोड़ा सा लिखो कम, थोड़ा सा समझने पर ध्यान दो, ठीक है। अब जो ये होता है, मान जाइए ये दोनों वाला भाग तो हर एक फूल में होते हैं। आज तक जितना आप रंग बिरंगा फूल देखे होंगे, सारा का सारा रंग किस में होता है? दलपुंज में। बाह्यदलपुंज सब में क्या होता है? हरे कलर का ही होता है, ठीक। अब आते हैं इसको थोड़ा सा एक देखते हैं। पुंकेसर, यहाँ पर मैं बनाता हूँ पुंकेसर, देखिए। यह हो गया, इसको एक को बोलेंगे पुमंग, ठीक है। क्या बोलेंगे? पुमंग पुंकेसर में अंतर? हाँ, एक रहेगा तो पुमंग। अब बहुत सारे रहेंगे तो बहुत सारे के तो बनाएंगे नहीं, एक ही बना रहे हैं तो इसको बोलेंगे पुमंग। यह पुमंग किसका हिस्सा है? पुंकेसर। मतलब इसी पुमंग को बहुत ज़्यादा खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पुंकेसर। तो ये पुंकेसर, ये पुमंग हो गया। अब इसके ऊपर वाला हिस्सा को कहते हैं, नहीं, इसको क्या बोलेंगे? परागकोश, परागकोश। इसको क्या बोलेंगे? हाँ, डंठल तंतु बोलेंगे, डंठल तंतु बोलेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है। अब इसको काटेंगे, ठीक है, इसको काट कर देखेंगे ऐसे। हाँ, अब देखो, अगर कोई चीज़ है, ठीक है, ये मान जाओ कोई चीज़ है, काटने का तरीका क्या होता है? अगर हमने एकदम सीधा काटा, ठीक है, ऐसे एकदम सीधा काटा, तो उसको बोलेंगे अनुलंब काट,
अनुलंब काट। इसको ऐसे काटा तो उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ काट, ठीक है। और ऐसे तिरछा काटा, एकदम ऐसे काटा, जैसे उस कोने से लगाई यहाँ तक ऐसे काटेंगे तो उसे बोलेंगे अनुदैर्ध्य। हाँ, काट के दिखाएं भाई नहीं। हाँ, इतना महंगा। हाँ, ऐसे काटेंगे तो, और ऐसे। तो अब यहाँ पर बस ये 3 प्रकार का होता है। अब यहाँ पर देखो किताब में दिखाया है कि अब इसको हम क्या काटेंगे, ऐसे काटते हैं, मतलब कौन सा, अनुप्रस्थ। तो अब कहता है कि परागकोश के अनुप्रस्थ काट, बोर्ड में पूछता है, बोर्ड के एग्जाम में, कि परागकोश के अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। तो इसको जब काटते हैं ऐसा तो हमको ऐसा संरचना दिखता है, ठीक है। और ऐसे संरचना में हमको 4 छोटे छोटे और चेंबर दिखाई दे देते हैं, 1 2 3 4, ठीक। इस पर कितने आवरण हो जाते हैं, ये कुल मिला के ऐसे 3 आवरण हो जाते हैं। एक और बना देते हैं अलग रंग का। हाँ, तो जो ये 3 आवरण है, ठीक है, इस जो गोल सर्कल है इसकी सुरक्षा करते हैं। ये गोल सर्कल का क्या नाम हो जाता है, तो इसका नाम होता है लघु बीजाणुधानी। लघु का मतलब छोटा, बीजाणु का मतलब बीजाणु मतलब बीज के अणु, ठीक है, बीज के अणु। धानी का मतलब होता है थैला, ठीक है। तो ये जो थैला है इसमें लघु बीजाणुधानी, मतलब ये लघु बीजाणुधानी है, इसके अंदर छोटे 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 कुछ ना कुछ कण रहते हैं, ठीक है। तो उस कण का नाम होता है परागकण, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, परागकण, ठीक है। सब दिखाएंगे। पहले इसको हमने काटा, कौन सा कट, अनुप्रस्थ काट, ऐसे काट दिया। काटने के बाद इसमें हमने इसे ऊपर से झांक के देख रहा हूँ तो इसमें 4 छोटे छोटे हमको छिद्र दिखे। उस चारों छोटे छोटे छिद्र का नाम क्या है, लघु बीजाणुधानी। तो जो ये 3 लेयर हैं, ठीक है, यह 3 लेयर का काम होता है यह अंदर छोटे छोटे जो कण होते हैं उनकी सुरक्षा करना, ठीक। कौन से कण हैं, परागकण, उसकी सुरक्षा करना है। ये क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और जो ये लास्ट वाला आवरण है लघु बीजाणुधानी का, सबसे आखिरी आवरण है, उसका नाम होता है टेपिटम। टेपिटम याद रखना, टेपिटम हर बार 2 नंबर में पूछता है। बोर्ड के एग्जाम में कहीं ना कहीं 2 नंबर में पूछेगा, 3 नंबर में भी हो जाता है। टेपिटम, टेपिटम का काम क्या होता है, तो टेपिटम का काम होता है कि इसमें जो छोटे 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 कण होते हैं, किसके कण, पराग के कण। तो जो छोटे छोटे पराग कण होते हैं उनको क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, पोषण प्रोवाइड करता है, उसको पोषक पदार्थ देता रहता है। और जैसे ये धीरे 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 परिपक्व हो जाते हैं परागकण, तो यह पूरा ये लेयर टूटता है और सारे के सारे परागकण हवा में बिखर जाते हैं, ठीक है, हवा में बिखर जाएंगे। क्या बिखरेंगे, परागकण। इतना बात नहीं समझे, नहीं समझे, हाँ देखो बच्चे नहीं समझे। अभी मैं बताया हूँ कि इसमें पुंकेसर होता है, पुंकेसर के एक भाग को पुमंग कहते हैं और पुमंग में ऊपर वाले हिस्से को परागकोश कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, डंठल तंतुई फिलामेंट। इसके सहारे, ठीक है, ये ऊपर वाला परागकोश टिका रहता है। ये जो होता है परागकोश, इसके अंदर परागकण भरे होते हैं। परागकोश का मतलब पराग को रखने वाला थैला, ठीक है। तो पराग को रखने वाला थैला को क्या कहेंगे, परागकोश। और इसमें क्या भरा रहेगा, पराग, ठीक। तो इसमें जो उसको हम काट कर देखेंगे, कौन सा काट, अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काटेंगे तो हमको 4 छोटे छोटे और थैले दिखाई दिए। तो इस थैले का नाम पड़ जाता है लघु बीजाणुधानी, ठीक है। अब इस थैले को, लघु बीजाणुधानी को देखते हैं तो 4 आवरण से घिरी रहती है। 1 2 3 आवरण तो पूरा घेर के रखिए। चौथा आवरण ये है, 4 आवरणों से घिरी होता है। तो इसके अंदर जो खाली स्थान होता है उसमें छोटे छोटे कण भरे होते हैं, उसका नाम होता है परागकण। आई बात समझ में।
तो 3 आवरण इस परागकण को सुरक्षा देते हैं, और जो चौथी आवरण है उसका नाम होता है टेपिटम। वह टेपिटम क्या करता है, परागकण को पोषण देता है। ठीक, ये परागकण होता है। अभी आते हैं कुछ देर में, अब आते हैं परागकण को चर्चा कुछ देर बाद करेंगे। अब आते हैं स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर, ये हो गया स्त्री केसर। स्त्री केसर ऐसा ही होता है। ठीक है, यही पुष्प में होता है स्त्री केसर। ठीक, स्त्री केसर। तो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। ठीक है, ऊपर वाला भाग क्या होता है, हाँ, ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र। ठीक है, और बीच वाला भाग होता है वर्तिका, और ये नीचे वाला भाग ये होता है, इसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, ये 3 भाग हो गए। अब इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मान जाइए ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर ऐसी संरचना होती है, एनसीईआरटी की किताब भी दिखाएंगे। और ये नीचे वाला भाग होता है। ठीक है, कैसे बनता है भाई, चलो ऐसे होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक और थैली होती है, उस थैली का नाम होता है, समझने के बता रहे हैं, बीजांड। ठीक है, बीजांड। इस ऊपर वाले का नाम अंडाशय, अंडाशय, और ये इसका क्या नाम होता है, बीच वाले का नाम बीजांड। फिर इसके अंदर और एक होता है, एक और थैला होता है, उस थैले का नाम हम रख देते हैं भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश। ठीक, पहले देखिए पुष्प के कितने भाग, पहला होता है वर्तिकाग्र, बीच वाला वर्तिका, और सबसे नीचे वाला अंडाशय। हो गया ना। अब ये अंडाशय के अंदर ध्यान से देखेंगे तो एक और संरचना होता है, उस और संरचना को कहते हैं बीजांड। इसके अंदर और देखेंगे तो एक और संरचना, उसको बोलते हैं भ्रूणकोश। ठीक है, अंडाशय आगे चल के क्या बनेगा, अंडाशय आगे चल के निषेचन के बाद ये फल में बदल जाता है। बीजांड आगे चल के किस में बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा। अब भ्रूणकोश आगे चल के किस में बदल जाएगा, भ्रूण में बदल जाएगा। ठीक है, बीज के अंदर भ्रूण होता है। ठीक है, जैसे आम का कोयली है, उस कोयली को ऐसे खोलेंगे तो छोटा सा एक और होता है ना, उसी को कहते हैं भ्रूण। ठीक है, और भ्रूण किसके अंदर होता है, तो उसी बीज के अंदर होता है, और इस बीज के ऊपर एक आवरण होता है, उसी को क्या कहते हैं, फल। सभी बीज के ऊपर एक फल का आवरण होता है, और नहीं तो फल का आवरण नहीं है तो बस बीज ही होता है। इतनी बात समझ में आई, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं इसी को। ठीक है, आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, शर्मा के भाग रहा है कहाँ। हाँ, अब इसी को मैं जूम करके देखता हूँ तो इस भ्रूणकोश में, ठीक है, भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो इस भ्रूणकोश में पहले एक कोशिका होगी। कितनी कोशिका होगी, एक कोशिका। मैं बना देता हूँ थोड़ी बढ़िया कलम से। कितनी कोशिका होगी, हाँ, एक कोशिका। पहले एक कोशिका होती है। अब एक कोशिका के बाद इसमें कितनी कोशिका हो जाएंगी, 2 कोशिका। देखते हैं हो जाएगा, नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको ना हो पाएगा। ठीक, तो इसमें एक कोशिका होती है, फिर कितनी हो जाएगी, हाँ, 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद फिर विभाजन करके कितना हो जाएगा, 4 कोशिका। ठीक है, 2 के बाद 4, जिसमें से 3 कोशिका नष्ट हो जाती है। ठीक है, जिसमें से कितनी कोशिका, 3 कोशिका नष्ट हो गई। बची कितना, 1। फिर इसके बाद फिर से प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर से प्रक्रिया स्टार्ट होगी, 1 से 2, और जैसे 2 बनेगा इसके बाद ये दोनों एकदम विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। विपरीत ध्रुवों का मतलब एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे। तो अब हम बना देते हैं कि एक ऊपर चला गया, एक ऊपर चला गया, और एक कहाँ गया, नीचे।
ये भ्रूण कोश में हो रहा है, किसके अंदर? भ्रूण कोश में लिखे थे, ठीक है, यह भ्रूण कोश में लिखे थे, ये इसके अंदर कितना हो गया? 1 1 2। अब 2 फिर विभाजन करके कितना होगा? 2 से 4, 1 और 1 4, फिर विभाजन करेगा कितना हो जाएगा? इधर 4 से 8, समझा? 6 नहीं होगा, 8 होगा। तो इस हिसाब से 4 हो गया, 4 नीचे और 4 ऊपर। प्रक्रिया भी चलती है, एक नीचे वाला से ऊपर चला जाता है, एक ऊपर वाला से नीचे आ जाता है। तो अब हम बनाते हैं कि मानिए एक यहाँ से हट के कहाँ चला गया? ऊपर, और यहाँ से एक आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ से हट के आ गया एक ये और एक ये, इन सभी में छोटा छोटा केंद्रक होता है, इन सभी में छोटा छोटा केंद्रक होता है, इसमें भी छोटा केंद्रक होता है। लेकिन ये कुछ देर आपस में आने के बाद दोनों की कोशिका भित्ति टूटकर, ठीक है, यह आपस में एक ही कोशिका बन जाते हैं और 2 छोटे छोटे केंद्रक हो जाते हैं, ठीक। अब इसका नामकरण किया जाता है, तो इसका नाम पड़ जाता है, नीचे वाला होता है तो इन तीनों का नाम पड़ जाता है समुच्चय कोशिका, समुच्चय कोशिका। ऊपर वाला पड़ जाता है, इसको बोलते हैं प्रतिव्यासांत कोशिका, प्रतिव्यासांत कोशिका। और नीचे वाले बीच वाले को बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। अब समुच्चय कोशिका कितनी? हाँ, समुच्चय कोशिका कितनी? 3। नीचे वाली समुच्चय कोशिका, ऊपर वाली प्रतिव्यासांत कोशिका और बीच वाली ध्रुवीय कोशिका। अब इसमें टोटल देखो कुल कितनी कोशिका है, तो यहीं पर देखो ध्यान दो, यहाँ पर इसको बोलेंगे परिपक्व भ्रूण, ठीक है, परिपक्व भ्रूण। परिपक्व भ्रूण में कितनी कोशिकाएं? परिपक्व भ्रूण में कितनी कोशिकाएं? हाँ, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो कोशिका कितनी होती है? 7 कोशिका, इसमें 7। और केंद्रक कितने होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। तो केंद्रक कितने? 8। केंद्रक 8 होते हैं। तो एक परिपक्व भ्रूण में 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक होता है, और यह एक बार नीट में भी पूछ चुका है, ठीक है। ये हो गया, बात समझ में आई? हाँ, अब इसको बोलेंगे परिपक्व भ्रूण कोश। कोश का मतलब थैला, इसमें भ्रूण रहेगा, अभी भ्रूण बना नहीं है, अभी खाली कोशिकाएं बनके तैयार है। ये कोशिका बनके तैयार होता है और वहीं पर इंतजार करता है, किसका? नर युग्मक का, परागकण का, ठीक है। अब वहाँ पर फिर चलते हैं, अब दूसरका को फोटो लेते हैं। ओहो, ये क्या हो गया? हाँ, दूसरका फोटो यहाँ से आता है। कौन सा है? नहीं 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 नहीं, अच्छा वाला फोटो है नहीं। अरे गुड़हल का था मेरे पास भाई फोटो। देखना कोई फोटो होगा बढ़िया तो बताना। ख़त्म कहानी। हाँ, यहाँ पे आ गया, देखते हैं। देखिए, अच्छा इसी में आ गया, कोई बात नहीं। देखिए ये पुष्प का भाग होता है। कौन सा होता है? तो ये वाला, ये किनारे दिख रहा है, इसको कैलिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं बाह्यदल पुंज, ठीक है, ध्यान देना, बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज, इसको क्या बोलेंगे? दल पुंज, इसको पेटल्स बोलते हैं, ठीक।
फिर इसके अंदर यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे देखे हैं आप लोग ना, ऐसे इसको हाथ पे ऐसे लेके छिड़कते हैं या लगाते हैं तब पाउडर जैसी संरचना लग जाती है। उस पाउडर जैसी संरचना को ही परागकण बोलते हैं। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखाई देते हैं, ठीक है, तो दिखाएंगे, प्रैक्टिकल के दौरान सब दिखाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, तो इस छोटे छोटे संरचना को बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर। एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है, खाली एक और रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पुमंग। पुमंग, तो ये पुमंग है कि पुंकेसर है, पुंकेसर है। अब इसके अंदर ये वाला संरचना है, ये पूरा एक पाइप लगी होगी, इसी के सारे इसके सारे यहाँ तक आई है और यहाँ तक आई होगी, ठीक है। तो इस पूरी संरचना को क्या बोलेंगे, स्त्री केसर। स्त्री केसर, आपको स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। देखिए ये पूरी संरचना ये है और ये पूरा एक छोटी सी पाइप लगी होगी और यहाँ पर एक गांठ जैसी संरचना होगी। इन तीनों संरचना को मिलाकर क्या बोलेंगे, स्त्री केसर बोलेंगे, स्त्री केसर। नीचे वाले संरचना को क्या बोलते हैं, नीचे वाले संरचना को बोलेंगे अंडाशय, अंडाशय। ऊपर वाले संरचना को क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और ये बीच वाला इतना पूरा संरचना है, इसको क्या बोलेंगे, हाँ, वर्तिका। ये स्त्री केसर के भाग होते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा ध्यान रखना है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसको थोड़ा सा अलग रंग से बता दें। जो ये वाला हिस्सा है, ये अब हम बताए थे अंडाशय ही फल में बदलता है। ये चारों फूल के हिस्से हैं, इस वाले हिस्से को कहते हैं पुष्पासन, ठीक है। पुष्पासन का मतलब पुष्प आसन लगाकर बैठा है, पूरा का पूरा पुष्प कहाँ पर है, यहीं पर है, पुष्प आसन लगाकर बैठा है। तो ये जो होता है यह फूल का हिस्सा नहीं होता है, पुष्प का हिस्सा नहीं होता है, यह जस्ट फूल के अंडाशय के नीचे होता है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी फूल में, किसी किसी पौधे में ये वाला हिस्सा फल में नहीं बदलता, ठीक है। गलती से ये वाला हिस्सा नीचे ये फल में बदल जाता है, यानी कि पुष्पासन फल में बदल जाता है, ठीक है। ये फल में बदलेगा तो उसे बोलेंगे सत्य फल, ठीक है। ये पुष्पा या बीजांड फल में बदलेगा तो उसे बोलेंगे सत्य फल, जबकि वो पुष्प का ही हिस्सा है। अब पुष्प ही फल में बदलता है, लेकिन ये पुष्पासन वाला हिस्सा जब फल में बदल जाता है तो उसको बोलेंगे असत्य फल, असत्य, असत्य फल। कौन, पुष्पासन। तब पुष्पासन असत्य फल किसे कहते हैं, तो पुष्पासन ही फल में बदलता है, उसे क्या बोलते हैं, असत्य फल बोलते हैं, ठीक है। ये भी पूछ देता है 3 नंबर में कभी ना कहीं बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ये हो गया। अब ये पूरा फ्लावर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें और क्या था, हाँ, पुष्पासन। अब इसी के अंदर इंटरनल वाला संरचना दिखा रहे हैं, पुष्प के भाग हो गया ना। तो यहां पर देखिए कहाँ गया ये, हाँ, यहां पर भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश कहीं बनाए थे, भ्रूणकोश कहाँ बनाए थे भाई, अच्छा इसी के नीचे है क्या, हाँ, 1 मिनट, अब इसको हम मिटा लेते हैं। भ्रूणकोश, भ्रूणकोश का मतलब होता है उसमें भ्रूण बनेगा, यानी कि भ्रूण का थैला भ्रूणकोश कहलाता है। अब इसको हम हटाते हैं, हटाएंगे इस तरह, हटा दी, पूरा गया। ये भी एक समस्या है, बैक करें, आ गया। चलो इसको हटाएंगे, देखो इस तरह, हाँ, इसको छोटा करके हटाएंगे, वो भी तो गया। हाँ आ गया, चलो इसको हटा देते हैं, हट जाओ। देखो आधा मीठा वाला आया है,
कहाँ होगा, 5 ही बार रहता है। नहीं नहीं नहीं, चलिए ठीक है, ये देखते हैं। ये जो हिस्सा होता है अंदर वाला, ठीक है, ये परिपक्व भ्रूणकोश हो जाएगा तब दिखेगा। और ये वाला जो हिस्सा होता है परागकण, कहाँ गया, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर परागकण बनते हैं। ये जब परिपक्व हो जाते हैं तब ये बनते हैं। दोनों परिपक्व हो जाएंगे तो परागकण बन जाएगा नर कोशिका, नर इसमें पुंकेसर के अंदर क्या बन जाएगा, परागकण बन जाएगा। फिर उसके बाद जब ये परिपक्व हो जाएगा स्त्री केसर, तो उसके अंदर क्या बन जाएंगे, देख लेना, जाएं, चलो इसके अंदर बन जाएगा भ्रूणकोश, ठीक है, भ्रूणकोश यहाँ बनाए थे, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम किताब में देख लेते हैं, बुक में क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, क्लास 12th, क्लास 12th में बायोलॉजी, बायोलॉजी में जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का हम चीज़ें दिखाते हैं। पहला कौन सा है, जनन, अच्छा मानव जनन, ये पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसको दिखाते हैं, ठीक। अभी किताब आ जाएगा, हाँ ये पूरा देखो, छोड़ो यहाँ से, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्प के 4 भाग होते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है, कौन कौन सा, यहाँ पर नहीं काम करेगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो होता है बाह्य दलपुंज, ये वाला दलपुंज, ये वाला पुंकेसर, और ये वाला क्या होता है एकदम अंदर लगा है, उसको क्या बोलेंगे, स्त्री केसर। स्त्री केसर, यहाँ पर देखो ये लिखा है पंखुड़ी, ये वाला हिस्सा पंखुड़ी लिखा है, ये नहीं होगा, ठीक है, गलती लिखा है। ये वाला परागकोश यहाँ पर होगा और ये वाला हिस्सा पंखुड़ी होगा, ये गलती यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर लिखा है तंतु, ठीक। अब ये वाला ऊपर वाला हिस्सा होता है वर्तिकाग्र, बीच वाला होता है वर्तिका, और सबसे नीचे वाला होता है अंडाशय, ठीक है। तो स्त्री केसर के कितने हिस्से, 3, पुंकेसर के कितने हिस्से, 2, ऊपर वाला परागकोश और ये बीच वाला तंतु, ठीक है, ये पूरा लिखा है। अब कहते हैं कि इसी परागकोश को ऐसे काट कर देखेंगे, इसे काट कर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें छोटे 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 1 2 3 4 छोटे छोटे धानी दिखाई देगा, उसे कहते हैं लघु बीजाणु धानी, और उसमें छोटे छोटे कण रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परागकण, ठीक है। परागकोश को इसे काटेंगे तो इसमें धानी दिखाई देगा, नीचे दिया है, ठीक है, यही धानी होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु धानी, ठीक है। लघु बीजाणु धानी जो ये होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं जी, कण होते हैं, उसको बोलते हैं परागकण, ठीक है, परागकण इसमें छोटे छोटे पड़े रहते हैं। अब ये बाहर की 3 आवरण है, ये 3 आवरण, 1 2 3 आवरण, कहाँ गया है, 1, हाँ ये मध्य परत, 1 2 और ये 3, ये तीनों आवरण मिलके अंदर पल रहे परागकोश को पोषण देते हैं, क्या देंगे, पोषण, अभी पूछूंगा, पोषण देंगे। और जो टेपिटम आखिरी वाला आवरण रहता है टेपिटम, यह इसके अंदर परागकण को पोषण देता है, ठीक है। हाउ क्या करेंगे, हाँ अभी मैं पोषण बोला क्या, गलती बोल दिया। यह तीनों आवरण मिलकर क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं, और ये टेपिटम होता है, यह क्या करता है, पोषण देता है, ठीक है। लास्ट वाली परत ये टेपिटम होती है, और ये बन रहे छोटी छोटी परागकण की कोशिकाओं को क्या करते हैं, पोषण देते हैं। अब जैसे परिपक्व हो जाएंगे, जैसे परिपक्व हो जाते हैं, फिर आ गया, जैसे परिपक्व हो जाता है यह परागकोश स्फुटित होता है, फूटता है, ये परागकोश स्फुटित होगा और परागकण सारे बाहर निकल जाएंगे परिपक्व होने के बाद, ठीक। फिर उसके बाद ये देखिए इतने प्रकार के परागकण होते हैं, मतलब इतने आकार के हो सकते हैं परागकण, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, ये सब क्या है, परागकण हैं,
ठीक है। अब परागकण की बात करें तो परागकण देख लिए ना, फिर इसमें आएंगे बैक। अब परागकण, परागकण, परागकण में कितने आवरण होते हैं? तो परागकण में 2 आवरण होते हैं। सबसे आंतरिक आवरण होता है, उसका नाम बताइए। बाहरी आवरण का नाम बाह्यचोल। हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य चोल। इसको बोलते हैं इग्जाइन, इग्जाइन, ठीक है। इसके अंदर वाले लेयर को बोलते हैं हाँ अंतःचोल, अंतःचोल इंटाइन, ठीक है। अंतःचोल इंटाइन, ये 2 कोश क्या होती हैं? 2 लेयर होती हैं। तो यहाँ पर पूछता है कभी कभी कि ये बाह्यचोल बना किस चीज का होता है? ये तो नाम है ना बाह्यचोल, लेकिन बना किस चीज का है? हाँ, तो ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरो हाँ पोलेनिन का, याद रखना। ये बाह्यचोल बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। यह इतना सॉलिड मटेरियल होता है कि इसके वजह से ये अंदर का जितने भी कोशिकाएं होती हैं सब चीज़ सुरक्षित होती हैं, ठीक है। जैसे नारियल का गोला देखें ना, तो नारियल अंदर गड़ी का गोला होता है और ऊपर एक कठोर आवरण होता है, उसकी वजह से अंदर वाली मटेरियल सुरक्षित रहती है। ऐसे पटक दें तो खराब नहीं होगा, नदी में भी 2-4 महीना रह जाए तो खराब नहीं होगा, उसको सुरक्षित रखता है। उसी प्रकार से ये वाला हिस्सा क्या करता है? बाह्यचोल अंदर वाले मटेरियल को क्या करता है? सुरक्षित रखता है। बना स्पोरोपोलेनिन का होता है। इस वाला चीज का नाम इसमें बोलते हैं अंतःचोल। ये बना होता है, बोलो नाम बताओ। हाँ हाँ, सेलुलोज पेक्टिन का, हाँ सेलुलोज और हाँ पेक्टिन का, ठीक है। सेलुलोज पेक्टिन का ये अंदर वाला आवरण बना होता है। अब इसके अंदर, ये तो आवरण हो गया ना, इसके अंदर कोशिका कितनी होती है? तो अब इसके अंदर कोशिका देख लेते हैं। तो इसके अंदर 2 कोशिका होती हैं। एक होती है जनन कोशिका, जनन कोशिका, और दूसर का जो होता है वो बहुत बड़ी होती है, वो पूरा का पूरा एरिया ही कवर करके रखती है, उसको बोलते हैं, ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर रखेगी। इसमें छोटा सा ये रहता है जनन कोशिका, इसको बोलेंगे कायिक कोशिका। बड़ी कौन होती है? जनन कोशिका। हाँ, तो जनन कोशिका इससे भी छोटी होती है, यहाँ पर बता देता हूँ। जनन कोशिका वह इतनी बड़ी तो कायिक कोशिका, छोटी सी कहीं ना कहीं तैरती रहेगी, इसको बोलेंगे जनन कोशिका। और एक कायिक कोशिका पूरा बड़ी रहेगी, ठीक है। इसके अंदर परागकण के अंदर कितनी कोशिका? 2। कौन कौन सी? जनन कोशिका और कायिक कोशिका, ठीक है। समझ में आया? अब अगला, जब ये जनन कोशिका और कायिक कोशिका है, काम देख लेते हैं। तो जनन कोशिका को नर युग्मक कहते हैं, नर युग्मक। और कायिक कोशिका ही रहती है, यह इसमें बहुत ज़्यादा पोषण होता है और यह जनन कोशिका को पोषण प्रोवाइड करता है, पोषण देता रहता है। किसको? जनन कोशिका। इसको, इसमें बहुत ज़्यादा पोषण होता है। ये परागकण की संरचना है, परागकण, इसमें बहुत ज़्यादा पोषण होता है। तो देखा गया कि इस पोषण को हम क्या उपयोग कर सकते हैं? तो अभी मार्केट में इस परागकण से पोलन टेबलेट बनाया गया, दवाइयाँ बनाई गई हैं। इसको खाने से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो ये तो परागकण से लाभ हो गए, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। इसको खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? बहुत ज़्यादा ऊर्जा। लेकिन ऐसा नहीं है कि परागकण को ही खाने लगे, ठीक है। ये इसका टेबलेट के रूप में बनाया जाता है। बहुत उसका फैक्ट्री में इसका बहुत बढ़िया से फिल्टर वगैरह होता होगा, तब दवा मेडिसिन बनती होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला चीज़, हाँ, इसका नुकसान क्या होता है? तो इसका नुकसान ये होता है कि अगर परागकण डायरेक्ट हमारे नाकों में चला जाए, फेफड़ों में चला जाए, तो अस्थमा जैसी बीमारियां उत्पन्न कर सकता है, वो पोलन संबंधित बीमारियां हो सकती है। तो परागकण से लाभ क्या है? तो लाभ ये है कि वो हमको क्या करता है? मेडिसिन, दवा के रूप में देखो मिलता है, ठीक है। दिखा रहे हैं अभी, देखो
परागकण के अंदर कितनी कोशिका, तो परागकण के अंदर 2 कोशिका, ठीक है। इकाई कोशिका बड़ी होती है, और दूसरा का होता है प्रजनन कोशिका यानी कि जनन कोशिका, इसी को नरयुग्मक कहते हैं, छोटी होती है ना। अब इसके अंदर कह रहा है कि परागकण से क्या हो सकता है, तो परागकण में पराग गोलियां टेबलेट्स लेने का प्रचलन बढ़ा है। ये परागकण क्या होता है, लोग खाते हैं, एनर्जी बनती है, एनर्जी बूस्ट होती है, यानी कि एनर्जी को बढ़ाने के लिए इसे बी पोलेन यानी कि परागकण बना है, परागकण का टेबलेट्स बना है, टेबलेट। फिर इसको क्या बना है, इसका सीरम भी बना दिए हैं, क्रीम भी बना दिए हैं, और बच्चों को, छोटे बच्चों को पिलाने के लिए न्यूट्रिशन ये भी बन गया है। और बहुत से लोग इसको, ये सीरम होता है, चेहरे पर भी लगाते हैं, ठीक है, सीरम के रूप में रहेगा चेहरे पर, चेहरे को न्यूट्रिशन मिलेगा, चेहरा ग्लो करने लगता है। अब इसका क्रीम भी आ जाता है, ठीक। और यह यहाँ पर लिखो एनर्जी शेक, यानी कि इसको पाउडर के रूप में बना देंगे, एनर्जी भी इसको क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, लेने के लिए इसको लोग क्या करते हैं, पीते हैं, खाते हैं, ठीक है। नुकसान क्या होता है, तो इसमें कभी कभी हमारे में अस्थमा जैसी बीमारियां उत्पन्न कर सकता है, अस्थमा और भी श्वसनीय रोग उत्पन्न करता है परागकण जहाँ होते हैं, फूल वाले जैसे पौधे होते हैं। तो याद एक चीज़ नोटिस करना कि इससे नुकसान भी होता है परागकण से। तो जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं वहाँ पर फूल वाला पौधा बहुत कम लगाया जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में सब प्रकार के व्यक्ति जाएंगे, अस्थमा वाला भी जाएगा, तो वहाँ पर क्या करेगा, नुकसान कर सकता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यही होता है पुष्प में स्त्री केसर का हिस्सा, यह होगा वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के नीचे बोले थे क्या होता है, पुष्पासन, ठीक है। अब ये पूरा हिस्सा, इस पूरे हिस्से को हम बताए थे ये अंडाशय वाला है। अब अंडाशय को ऐसे उल्टा करके दिखाया है किताब में, ये सीधा होगा, नीचे होगा, ये पूरा नीचे ज्वाइंट होता है, ठीक। तो अब यहाँ पर पूरा ये हिस्सा बनाया है बीजांड का, किसका, हाँ। और ये अंदर छोटा सा हिस्सा है, उसको बोलेंगे भ्रूणकोश। ये पूरा क्या है, अंडाशय है, इसके अंदर क्या होगा, बीजांड, और बीजांड के अंदर क्या होगा, भ्रूणकोश, ये बताए थे। इसका भी सब एक एक बारी बारी करके स्ट्रक्चर आएगा, बताएंगे। कहाँ गया भाई, हाँ। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए एक कोशिका है, एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 कोशिका से 4 कोशिका, और 4 कोशिका में से 3 कोशिका नष्ट हो जाती है, बचता कितना है, 1 कोशिका। अब फिर से जर्नी स्टार्ट करता है, 1 से कितना होगा, 2, और 2 बनने के बाद दोनों अपने विपरीत ध्रुव की ओर चला जाएगा, चलाया। फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 बनने के बाद इसके बाद एक नीचे आ जाएगा और एक मतलब नीचे आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, दोनों साइड से बीच में आ गया ना। तो अब यहाँ पर मैं बोला था ऊपर वाले को प्रतिव्यासांत बोलते हैं, नीचे वाले को समुच्चय। आप कहेंगे कि तो गलती हो गया, तो यहाँ पर दिखाया है ये सीधा है, तो नीचे वाले को क्या बोलते हैं, प्रतिव्यासांत। यहाँ पर तीर मारा है और यहाँ पर तीर मारा है, तो समझाने कर रहा है। ऊपर वाली कोशिका प्रतिव्यासांत, अब ये नीचे हो गई, तो नीचे वाले को बोलते हैं, हाँ, ऊपर वाली कोशिका ये है, ठीक है। इस वाली कोशिका को बोलते हैं प्रतिव्यासांत, जबकि ये अभी इधर है, अब ये आगे चल के घूम जाएगी, ठीक है। ये तीर मार के दिखाए, ये घूम जाएगी, घूम गया ना। तो नीचे वाला क्या होता है, तीनों को बोलेंगे समुच्चय कोशिका, ठीक है। तीनों को मिला के क्या बोलेंगे, समुच्चय। समुच्चय कोशिका बोल रहा है, यानी कि तंतु रूप समुच्चय, जिसमें से 2 सहायक होती है और एक होती है अंड कोशिका। ऊपर वाला प्रतिव्यासांत कोशिका होता है, इसका कोई काम नहीं होता है, कुछ देर में सूख कर खत्म हो जाएगी। बीच वाली कोशिका होती है, इसको ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं केंद्रीय कोशिका, ठीक है। ये अंदर वाली कोशिका होती है, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोशिका। अब ये केंद्रीय कोशिका में कौ को केंद्रक होते हैं, 2। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा एक 7 कोशिका। कोशिका कितनी है, 7। और उस कोशिका में केंद्रक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, 8 केंद्रक हो गए, ठीक है। तो ये पूछा था। सहायक कोशिका कितनी होती हैं, तो सहायक कोशिका कितनी होती हैं, तो सहायक कोशिका यहाँ पर 2 होती हैं, ठीक है।
सहायक और ये सहायक किसका सहायता करती हैं? तो अंड कोशिका का ये सहायता करती हैं सर। ठीक, ये हो गया। और क्या बचा है जी इसमें? धीमे धीमे लेके चलते हैं ना। बताओ समस्या फास्ट हो रहा है? हाँ, एक चीज़ और है इसमें, देखिए ये अभी फ्लावर के प्रकार आ गए, बताएंगे। हाँ, यहाँ पर जब मान जाइए यहाँ पर परागकण आते हैं तो खाली एक ही परागकण नहीं आएगा, बहुत सारे परागकण आते हैं। तो बहुत सारे आते हैं तो सब धीरे धीरे अंकुरित करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये अंकुरित करके एक ही पहुंचता है, जो पहले पहुंचेगा वही निषेचन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया नहीं दिखाया है। अच्छा, नहीं दिखाया है, वहीं पर समझाया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जूम करके ये वाला यहीं पर समझा देते हैं। यहाँ पर ऊपर वाली प्रतिवसांत, नीचे वाली सहायक कोशिका और एक को मिलाकर, तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? समुच्चय कोशिका, इसको ध्रुवीय केंद्र। और ये किसके अंदर है? ये वाला अंडाशय है, अंडाशय के अंदर बीजांड है, बीजांड के अंदर क्या है? भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश के अंदर ये संरचना है। अब यहाँ पर ये आके अंकुरित करके धीरे 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 आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर अब नोटिस करेंगे, ठीक है, वहीं पर अब बना कर दिखाते हैं। क्या हो गया? ऊपर 3, नीचे 3, बीच में 2, और ऊपर से आ रहा था। ठीक है, ये आ रहा था। जब आएगा, ठीक है, तो पहली कोशिका और दो कोशिका आती हैं। ठीक है, नर जनन कोशिका, दो कोशिका आती हैं। एक कोशिका आएगी और इससे मिल जाएगी, तो ये था अंड कोशिका। यहाँ पर लिख देते हैं। कहाँ भाई पकड़ रहा है? ये माछी बैठी है। वीडियो बड़ी हो गई, कितना चल गया? 52 मिनट। चलो देख लेते हैं, अपलोड नहीं मारेंगे। हाँ, कैसे बड़ा होगा भाई? अच्छा, ये यहाँ पर ये जो होता है मिल जाएगा इसमें, तो नर युग्मक, ये है नर युग्मक, नर युग्मक, और प्लस ये क्या है? अंड कोशिका, अंड कोशिका। ये दोनों मिलेंगे तब मिलकर क्या बनाएंगे? भ्रूण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भ्रूण। लेकिन नर युग्मक और अंड कोशिका आपस में मिलेंगे, इस मिलने की प्रक्रिया को बोलेंगे निषेचन। क्या बोलेंगे? निषेचन। याद रखना। अब निषेचन किसके अंदर होगा? भ्रूण कोश के अंदर। हाँ, अंडाशय के अंदर भी सही है। तो निषेचन, नर युग्मक और अंड कोशिका मिलने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे? निषेचन। निषेचन किसके अंदर होगा? भ्रूण कोश के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद यह बन गया भ्रूण, ये निषेचन हो गया। लेकिन अभी हाई एगो और तो बचा है, एक और बचा है। तो यह घुमा फिरा के कहाँ जाएगा? जाएगा दूसरा में। ठीक है, तो कौन सी कोशिका थी? तो पहला था नर युग्मक, नर युग्मक, और प्लस ये क्या है?
ये कौन सी कोशिका थी? हाँ, केंद्रीय कोशिका या ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा बताओ? बनेगा, याद नहीं है ना? हाँ बहुत सही। क्या बनेगा? भ्रूण पोष। क्या बनेगा? भ्रूण पोष। ठीक है, पोष का मतलब पोषण देने वाला। अब इधर हम पढ़े हैं भ्रूण कोष, तो कोष का मतलब होता है थैला। ठीक है, अब पोष का मतलब पोषण देने वाला, पोषण देने वाला। ठीक है, पोषण। तो यहाँ क्या बन गया? भ्रूण पोष। लेकिन जब ये मिलता है तो इसके मिलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हाँ, इसको बोलेंगे दोहरा निषेचन। अब यहाँ पर पूछता है कि दोहरा निषेचन से क्या बनता है? तो दोहरा निषेचन से भ्रूणपोष बनेगा, और खाली निषेचन से क्या बनेगा? भ्रूण। निषेचन में कौन कौन सी कोशिका मिलेगी? नरयुग्मक और अन्य कोशिका। उसके बाद क्या होगा? दोहरा निषेचन में नरयुग्मक और ध्रुवीय कोशिका मिलती है, तो ये बनते हैं भ्रूणपोष। तो ये जब मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? भ्रूणपोष। अब भ्रूणपोष में पूछता है कि केंद्रक कितने होते हैं? तो एक केंद्रक इसका और दो केंद्रक इसका, तो टोटल कितने होंगे? 3 कोशिका, यानी कि 3n। और ये इससे मिलेगा तो ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? 2n। आई बात समझ में? ये होता है। इसमें कितने कोशिकाएं? तो इसमें नर 1n और प्लस n मिला के 2n। इसमें क्या होता है? ऊपर पहले 2n है, तो 2n और प्लस n इक्वल टू कितना बन जाएगा? 3n। बात समझ में आया? नहीं आया? ठीक है। अब यहाँ पर पूछता है कि मान जाओ कि एक कोशिका में 40 गुणसूत्र हैं। एक कोशिका में कितने? 40 गुणसूत्र हैं। ठीक है, गुणसूत्र हैं। तो अब बताओ कि इसमें कितने गुणसूत्र होंगे? हाँ, एक कोशिका में 40 गुणसूत्र हैं, तो उसमें कितने होंगे? एक कोशिका में 40 गुणसूत्र हैं, तो है कितनी कोशिका से मिलकर बना है? हाँ, ठीक। पहली बात कि एक कोशिका में 40 गुणसूत्र हैं, तो अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान इसमें आ जाएंगे नरयुग्मक में 20, और ये जो होता है इसमें हो जाएंगे 20 और 20 40। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 केंद्रक हैं, 20 और 20 40। तो इसमें मिलकर कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 20 और 20 40 और 20 आएगा 60। नहीं समझे? नहीं समझे? और कह रहा है कि इस एक कोशिका में कितने होते हैं? एक कोशिका में 40। तो जो ये था, ये कोशिका, तो ये 40 तो होते हैं कोशिका में, यह तो उसका युग्मक है ना, तो युग्मक में हमेशा आधा हो जाते हैं। एक कोशिका 2n होती है और युग्मक में क्या होता है? खाली n होता है। तो इसमें लगभग आधा, 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20। इसमें 40 का आधा 20। तो इस पूरे भ्रूण में कितना होगा? 40 ही होगा, 40 गुणसूत्र ही होगा। नहीं समझे? अलग बात है। अब इसके बाद जब ये बन जाता है, तब ये वाला हिस्सा भ्रूण बन जाता है। पूरा ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा? भ्रूण। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा था बीजांड, क्या बन जाएगा? बीज का आवरण बना देगा। इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या था? अंडाशय, वो फल का आवरण बना देगा। बात समझ में आया? तो फल के अंदर क्या होता है? बीज आराम से पड़ा रहता है, और बीज के अंदर क्या होता है? भ्रूण आराम से पड़े रहते हैं। उसी भ्रूण को जब लगाते हैं, उसी भ्रूण को जब लगाएंगे, तब वह भ्रूण का काम होता है अपने तरह एक नई
संतति बना देना। संतति मतलब अपने तरह एक नए जीव को उत्पन्न कर देना। तो यहीं पर ये प्रक्रिया होती है कि ये भ्रूण है और एक नया जीव को क्या कर दिया है, बना दिया है, और फिर इसमें एक फूल खिलेगा और फूल में ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये होती है फ्लावर यानी कि पेड़ पौधे का जीवन चक्र। ठीक है, ऐसे प्रजनन करते हैं, जनन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ नोट लिखा गया है, बाद में बताएंगे। चलो छोड़ो, इतना हो गया ना। अभी नहीं समझ पाए तुम लोग, नहीं समझे ना? देखते हैं।